सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्लोबल मुद्दे, जिसमें आज हम बात करेंगे अमेरिका और रूस के बिगड़ते रिश्तों की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर में रूस के साथ की गई INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज मिसाइल संधि खत्म कर दी है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के साथ दशकों पुरानी परमाणु हथियार संधि से अलग होने का ऐलान किया है। इस बीच उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नेटो देशों ने कहा है कि वह अमेरिका के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अमेरिका ने रूस पर इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ये घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल प्रणाली को लेकर उसकी चिंताओं को दूर नहीं किया और समझा जा रहा है कि वो 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। दिसंबर 1987 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध के खात्मे के लिए संधि पर दस्तखत किए थे। ये संधि 5,500 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों पर रोक लगाती है। अमेरिका और रूस द्वारा अपनी परमाणु संधि खत्म कर देने से यूरोप पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री शशांक और कूटनीतिक तथा सामरिक मामलों के जानकार प्रोफेसर श्री राम सुंदर चौलिया। स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम इस विषय पर बातचीत शुरू करें, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। काफी अरसे से रूस को धमकाते आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी INF संधि को स्थगित कर दिया है। शीत युद्ध के दौरान हुई परमाणु हथियार की यह संधि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोप साल 2014 से रूस पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी आरोप रहा है कि रूस ने मध्यम दूरी की मिसाइल नोवातोर 9M729 को बनाकर INF करार को तोड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि रूस ने कई सालों तक इस संधि का उल्लंघन करके अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को संकट में डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले 6 महीने में इस संधि से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। मिसाइल संधि से अमेरिका के हटने के एक दिन बाद रूस ने भी इस संधि से अलग होने का ऐलान कर दिया। रूस ने अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि अगर INF संधि को रद्द किया जाता है तो रूस इस संधि के तहत प्रतिबंधित मिसाइल तकनीक को विकसित करेगा। इस संधि ने पश्चिमी देशों पर सोवियत संघ के परमाणु हमले के खतरे को खत्म कर दिया था। इस करार के तहत दोनों देशों को अपनी कुछ मिसाइलों को नष्ट करके उनकी संख्या निश्चित करनी थी। इसके अलावा यह करार दोनों देशों को एक दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नजर रखने की अनुमति भी देता है। इस करार के तहत सभी जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था। इस करार के जरिए 1991 तक तकरीबन 2700 मिसाइलों को नष्ट किया गया। अमेरिका और रूस के इस संधि से हटने पर तमाम यूरोपीय देशों ने चिंता जाहिर की है। इन देशों का कहना है कि इसके बाद तमाम देशों में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका के इस करार से पीछे हटने की एक वजह यह भी है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। रूस और अमेरिका के इस करार से हटने के आने वाले वक्त में क्या असर होंगे, इस पर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन परमाणु हथियारों की यह दौड़ एक नए शीत युद्ध के आसार जरूर पैदा कर सकती है। शशांक जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि जो 1987 में की गई थी, अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया और उसके एक दिन बाद ही रूस के राष्ट्रपति ने भी उससे अलग होने की घोषणा की। कहा यह जा रहा है कि ये यूरोप के लिए काफ़ी गंभीर है। आप इस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को जो है अपनाया भी है और बहुत एग्रेसिवली परस्यू भी किया है। हमने एशिया के परिप्रेक्ष्य में ही देखा है कि जो पहले एक अमेरिकन पिवट का आइडिया था उसको हटाकर उन्होंने नए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पे जो है बिल पास करवा दिया है। मतलब कि अब जो है एशिया में भी
रूल बाउंड उन्होंने नए इंटरनेशनल रेगुलेशंस वगैरह लगा के, तो उससे उम्मीद है उनको कि अपने हथियार वगैरह यहाँ ज़्यादा बेच सकेंगे। तो उनको ये लगता है कि रूस ने जिस प्रकार से हथियारों को आगे बढ़ाया है तो अमेरिका पीछे रह गया है। और जो अमेरिका ने अपने को समझता है कि ये डेमोक्रेसी और चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, उसकी वजह से वो अपने को पूरे तरीके से INF ट्रीटी के मातहत ही रह सकता है, अपनी नई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने अभी चीन की वजह से और रूस की वजह से उन्होंने अभी हाल में एक स्पेस फोर्स का 6th ब्रांच ऑफ द मिलिट्री बनाने का ऐलान भी किया था। और पिछले समय से उनको ये बात चल रही है कि रूस के जो हैं कई डिसिडेंट्स को उन्होंने वेस्टर्न यूरोप में या और जगहों पे जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया है और केमिकल वेपन्स ट्रीटी वगैरह को भी वायलेशन किया है। तो एक प्रकार से माहौल इस तरह का बन रहा था कि पश्चिम के देश कहते हैं कि रूस जो है वो अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है और उनको वायलेट करने में लगा हुआ है। उनको साथ साथ यह भी नज़र आता है कि रूस और चीन जो है आपस में दोस्ती बढ़ा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि दोनों देश आगे बढ़कर एशिया में, पश्चिम एशिया में अब नए समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, जहाँ पर कि अमेरिका को और पश्चिम के देशों को जो है पीछे हटना पड़ सकता है। और हमारे ख्याल से जो है अब ट्रम्प साहब ने जो है ये जो ऐलान किया है वो ये भी मान के चलिए कि नेटो के देशों में हमेशा उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है और नेटो के देश अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। तो एक प्रकार से इस सभी को वार्निंग है, रूस को तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि नेटो के देशों को भी जो है अपने नेटो देशों ने तो उनका समर्थन किया है। वो समर्थन उन्होंने खाली यहाँ तक किया है कि जो रूस जब वायलेशन कर रहा है ट्रीटी के जो कमिटमेंट्स थे, लेकिन उनको चिंता ये लगी हुई है कि अब सबसे पहले 500 से 5000 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स वो यूरोप के ऊपर ही पड़ सकते थे, तो उनके ऊपर जो है कमिटमेंट था कि वो नहीं लगेंगे। अब जो है उनको चिंता है कि अब उनको अपने डेवलप करने पड़ सकते हैं और अमेरिका के साथ में नए एग्रीमेंट्स करने होंगे। और इसमें जिस तरह से बात चल रही है कि यूरोप खुद ही अपने विघटन की स्थिति में है, जिसमें ब्रिटेन का ब्रेक्सिट है, हार्ड ब्रेक्सिट होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल वो ऊपर खुला हुआ मामला है। इधर ग्रीस, इटली और कई देश जो हैं यूरोपियन संघ के वो कमज़ोर हुए जा रहे हैं और वो वहाँ पे सदस्य भी हों तो उनके पास कोई नहीं है। जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं है कि सबकी जो है इकोनॉमी को वो स्टेबलाइज करेगा। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, आप इस स्टैंड ऑफ को किस तरह से देखते हैं जो रूस और अमेरिका के बीच INF ट्रीटी के खत्म होने से पैदा हुआ है? जी कुर्बान साहब, रिश्ते तो बिगड़ते जा ही रहे हैं और पिछले साल एनाटोली एंटोनोव जो कि रशिया के राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ये शीत युद्ध से भी बदतर हैं हालात हैं अभी। और उन्होंने ये भी कहा कि वाशिंगटन में आजकल मौसम भी खराब हुआ तो रूस पे को कसूरवार माना जाता है। तो एक तरह से इसमें देखिए स्ट्रेटेजिक सामरिक विषय तो है ही ये। चीन का जो है एक त्रिकोण ही बन गया है वो, क्योंकि चीन उभरता शक्ति बन रहा है और अमेरिका नहीं चाहती कि उसके हाथ बंधे हो रूस के साथ, जबकि चीन बाहर रहता है इस पूरे नियम के बाहर, सिस्टम के बाहर, और अपने प्रक्षेपास्त्र बढ़ाते जाए। लेकिन एक डोमेस्टिक घरेलू राजनीति भी अमेरिका में, जिसकी वजह से ये बहुत ही गर्म मामला हो गया है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं 2016 से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो चुनाव हारी थी, उनका इल्जाम रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मिलीभगत है और पुतिन ने किसी तरह दखलंदाजी करके ट्रंप को चुनाव जितवाया। तो तब से लेकर रूस को एक बहुत ही खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। जो लिबरल एलिमेंट जो कहते हैं ना, उदार जो लेफ्ट और लिबरल एलिमेंट्स हैं, वो सब रूस से बहुत ही मतलब खफा है, नाराज हैं और वो समझते हैं कि रूस ने एक तरह से जैसे पूरी बाजी उनके खिलाफ पलट दी ट्रंप को जितवाकर। तो इसकी वजह से भी काफ़ी आप यूएस कांग्रेस में देखें, मीडिया में, पब्लिक ओपिनियन, हर जगह रूस को एक बहुत ही खतरनाक एक्टर की तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि 2014 से INF वाली जो बात है, आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन में मिलिट्री इंटरवेंशन की थी, तब अमेरिकन्स ने कहा कि उन्होंने ये जो शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल वहाँ तक ले आए थे। और दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं, तो ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे 1987 से पहले हुआ करती थी, जो इस ट्रीटी ने रोक रखा था। तो स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी ज़रूर है, यूरोप पर खास तौर पे फोकस्ड है, क्योंकि रूस समझती है कि नेटो जो पश्चिमी अलायंस है ये पूर्वी दिशा में और आगे बढ़ती जा रही है
और अभी मॉन्टेनेग्रो भी शामिल हो गया है, अभी उनके मेंबरान बढ़ते जा रहे हैं नेटो के, और पोलैंड और रोमानिया और बल्गेरिया, इनमें रूस का इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने सबसे पहले INF वायलेट किया, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम लगा दी थी, एजिस बोलते हैं उसको जी। और जापान को भी वो दे रहा है। तो रूस कहता है कि हमने तो पूरी तरह से इसका पालन किया है, लेकिन अमेरिका का दोष है क्योंकि उसने पहले वायलेट किया, हमने नहीं किया। तो इस तूतू में देखिए, एक तो स्ट्रेटेजिक, जैसे मैं कह रहा हूँ, इशू है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो जो कहते हैं, और उसको किस तरह मैनेज किया जाए, और यूरोप बीच में फंसा हुआ है इन दो महाशक्तियों के बीच में। और दूसरा है अमेरिका के अंदर घरेलू राजनीति, और जिसमें पुतिन को एक एक्सपेंशनिस्ट, और कुछ लोगों ने तो इनमें से पुतिन को हिटलर से बराबरी भी की है, और कहते हैं कि ये तो बस अब चाहते हैं कि वापस सोवियत संघ वाली धौंस जमाना चाहते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स है, इसकी वजह से बहुत ही हालात खराब हो गए। मैं आता हूँ आपके पास में। शशांक साहब, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रूस काफी समय से इस संधि का उल्लंघन कर रहा था और अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को संकट में डाल रहा था। उनकी इस बात में कोई दम है क्या? नहीं, यूरोप जो है और अमेरिका ने ये मान के चला है कि जब से सोवियत संघ का विघटन हो गया है, तो जो उनके पुराने वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स थे, अब उन सब पे जो है वो सब वहाँ से दूर हटना चाहते हैं। और अमेरिका ने कुछ में जो है कलर्ड रेवोल्यूशंस की बात हुई थी, उन्होंने जो है फिर अपने सब इन देशों को अपने साथ में मिला के लेकर चलना चाहा। तो एक प्रकार से रूस की जो ये अगर उम्मीद रही होगी कि अगर उनके देश का तो विघटन हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ शायद नेटो की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन नेटो जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद से, और एक प्रकार से रूस में बहुत कमज़ोर ताकतें उभर कर आ गई थी, तो जब पुतिन निकल कर आए हैं और पुराना KGB का उनका वो रहा है, अनुभव रहा है, तो उनके साथ के जितने भी लोग थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो सब साथ में मिल गए हैं। तो एक प्रकार से फिर रूस को जो है उन्होंने दोबारा से एक महाशक्ति, खास करके सामरिक रूप से और टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एरिया में उसको बना के रखना चाहा है। और इसीलिए हमने देखा है कि जैसे अभी सीरिया में 2012 से करीब चल रहा था कि सीरिया में रिजीम चेंज होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। रूस के वहाँ पर चूँकि नेवल बेस भी है और नए नए कुछ मिसाइल्स वगैरह भी उन्होंने उनको दे रखे हैं, S-400 वगैरह भी और इस टाइप के 300 भी। तो इन्होंने, रूस ने जो है कहा कि नहीं, हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये संबंध था कि भाई हम लोग जो है एक दूसरे के हितों को अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, और ये आप वायलेशन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो शीत युद्ध जो है उसके दोबारा से बिगनिंग शुरू हो चुकी थी जब अमेरिका ने नेटो को और आगे एक्सपेंशन करना चाहा, और कई देशों ने, खासकर मिडिल ईस्ट में, उनको डर लगा था अमेरिका को कि कहीं ये ऑयल और गैस के जो क्षेत्र हैं ये कहीं उनके विपरीत दिशा वाले जो लोग हैं, एडवर्सरियल पावर्स हैं, उनके हाथ में ना पड़ जाएं। तो एक प्रकार से उन्होंने कोशिश करी, और ख़ास करके इजराइल वगैरह ने उन्होंने दोस्ती करी सऊदी अरेबिया से, और हमने देखा है कि उस समय शिया सुन्नी और बहुत तरह तरह कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ शुरू हो गए थे। तो अमेरिका ने उसका पूरा फ़ायदा उठा के वहाँ बढ़े हैं। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि रूस को जो है ये माना जाए कि एक तरफ चाहे वो वायलेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो उनको, अमेरिका को अपना निर्णय लेना होगा, लेकिन साथ ही साथ रूस को यह भी लग रहा था कि अगर हालात बदलते चले गए तो रूस एक बहुत छोटी सी लोकल यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन ताकत बन के रह जाएगा, और चीन एक तरफ बहुत आगे बढ़ जाएगा और ये अमेरिका बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी तरीके से वो अपने को बीच में ज़रूर लाना चाहते थे। हमने अपने क्षेत्र में भी देखा है यही बात कि रूस ने अपने को कई नए स्टेप्स लिए थे, और हमने देखा है कि ये मिडिल ईस्ट में भी और यूरोप में भी उन्होंने जिस तरीके से नए पाइपलाइंस वगैरह का करा है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो ला रहे हैं वहाँ पर, जो कि इस साल के आखिर तक एस्टेब्लिश हो जाएगी, और जर्मनी बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सब देशों को लगता है कि वहाँ पर यूरोप के, कि उनको रूस से बिल्कुल अगेंस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब चाहे कुछ भी कहें लेकिन इतने रिलायबल नहीं हैं कि अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि यूरोप के हितों की रक्षा करेंगे। श्रीराम चलिया साहब, रूस ने ये कहा है कि अगर INF को रद्द किया जाता है, जो कि हो चुका है एक तरह से, तो रूस इस संधि के तहत जो प्रतिबंधित मिसाइल तकनीक थी उसकी जो रुकी हुई थी उसको विकसित करेगा। इसके क्या मायने हैं? जी, अमेरिकन के हिसाब से वो विकास शुरू हो चुका है, और लेकिन रूस, जैसे शशांक जी कह रहे थे, कुछ जो कहते हैं कि
मेगा वेपन्स डेवलप कर रही हैं, कुछ अंडर वाटर ये सबमरीन बेस्ड हैं, कुछ ऑन लैंड हैं, और पुतिन ने कुछ उनकी नुमाइश भी की थी पिछले साल, दिखाते हुए कि हम तो मिसाइल डिफेंसेस को भी भेद कर किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं और उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये जैसे खुली छूट तो मिलेगी अब उन्हें, अगर वो वायलेट कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत अंडर रैप्स करते थे, और अब जो है INF तो रहा ही नहीं, तो अब तो कोई ना कोई रेजिम है जिसमें वो ये सब कंट्रोल हो सकते हैं। तो एक तरह से एक रेस तो बनेगा ही, एंड अब ये त्रिकोणीय होगी क्योंकि चीन भी है इसमें, और कुछ हद तक भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, ये इन देशों में भी ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं हमारे पास। तो इन सब पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि ट्रंप एक तरह, देखिए ट्रंप की एक खासियत है, एक तो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं पुतिन का पुतला नहीं हूं, मैं इनके खिलाफ एक्शन लेता हूं, और उस पर उनकी घरेलू राजनीति फायदा है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमेशा उनका यही है कि मैं रद्द तो कर दूंगा समझौता, लेकिन उसको रीनेगोशिएट करने के लिए भी वो कहते रहते हैं। तो ये एक तरह ब्रिकमैनशिप जो कहते हैं ना, कि आखिरी सीढ़ी तक ले जाएं और फिर कहे कूदना नहीं है, हमें वापस चले जाना है एक नए तरीके से। तो ये जो है ये भी इनकी चाल होती है, और ट्रंप ने बयान भी दिया है कि एवरीवन, सभियों को अगर एक नया एक रेजिम बनाना है, इसका मतलब चीन है, वो फिर हो सकता है कि ईरान पे प्रेशर डाले, ईरान पे वैसे भी वो नाखुश रहते ही है, भारत पे भी होता है, पाकिस्तान कहते हैं कि आप सब लोग आओ, जिन में ये क्षमता है लैंड बेस्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स, सब आकर मिलें और सब का समझौता करें, ताकि अमेरिका किसी तरह से इनके मुकाबले उसको कम फायदा ना हो। तो ये एक ओपनिंग जरूर है, लेकिन और इसमें देखिए ट्रंप अकेले ऐसे हैं मेरे ख्याल से यूएस एस्टैब्लिशमेंट में, जो अभी भी मानते हैं कि रूस कोई ऐसा जानी दुश्मन नहीं है अमेरिका की। बाकी जितने मैंने कहा ना कि जो लेफ्ट, जो लिबरल जो सब है, वो सब रूस से सख्त खिलाफ हैं, और मेन स्ट्रीम मिलिट्री जो है, पेंटागन, इन सब में भी कई लोग ऐसे मानते, जिनकी अभी भी वही मानसिकता जो 80 या 70 के दशक में थी कि रूस जो है इसको रोकना पड़ेगा हमें। तो ट्रंप जो अकेले है वो एक अलग किस्म के हैं, व्यक्तित्व है, उनकी विचारधारा अलग है, और चाहे उन्होंने पुतिन से फायदा लिया हो या ना हो चुनाव के लिए, असलियत ये है कि वो समझते हैं कि मैं हर चीज को एक बातचीत के जरिए ना कि एक डील कर सकता हूं, वो अपने आप को बहुत बड़ा डील मेकर मानते। तो हमें तो बाकी जो प्लेयर्स हैं जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। हम तो चाहेंगे कि इसको मामले को बातचीत से ही सुलझाया जाए, बजाय आर्म्स रेस के। शशांक जी, अभी एक बयान मेरे सामने है 23 अक्टूबर 2018 का, ट्रंप साहब का, और उन्होंने बहुत बेबाकी से खुली चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिका अब परमाणु हथियार बनाएगा। उस वक्त तो ये INPTT जो थी, INFTT, ये ख़त्म नहीं हुई थी, और उसके पहले ही आप ऐलान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये एक बहाना था। उसका मैं कहूँगा कि जिस तरह से प्रोफेसर चालिया ने कहा है कि रूस ने नए वेपन सिस्टम्स कई सारे डेमोन्स्ट्रेट किए हैं और डेवलप भी कर रहे हैं, चीन ने भी कई सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स करे हैं, जैसे अमेरिका का है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, तो उन्होंने भी उसका काउंटर पार्ट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उन्होंने बनाया है, और वो कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से भी उसको ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका वाले को थोड़ा बहुत ऊंचाई से ड्रॉप करना होता है कि ज़्यादा मैनेजेबल है। तो अमेरिका सोचता है कि इस समय उनको जो है जो गैप है न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर के बीच में, उसको भरना होगा किसी तरीके से। तो उसमें चाहे टेक्टिकल वेपन्स हों, चाहे उसमें लो ईल्ड वाले वेपन्स हों, उनको उसको जो है डेवलप करना होगा। एक प्रकार से मैं सोचता हूँ कि एक तो ये बात है कि अमेरिका किसी तरीके से भी कोई कंट्रोल नहीं चाहता है अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, और नए नए जिस तरह के उनको सब खतरे नज़र आ रहे हैं वो उनको डील करने के लिए। और देखिए दूसरी बात यह है कि अमेरिका पहले उनके साइबर की और IT की सबसे ज़्यादा ताकतवर देश था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि चीन और रूस दोनों ने कोशिश कर रहे हैं कि या तो उनकी कंपनीज में इंटरफेयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हैकिंग करते हैं, या उनके सरकार के अंदर ही हैकिंग करके और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम्स को हैक कर देते हैं, जो कि उनके पास ऑलमोस्ट यूनिलैटरल एडवांटेज था पहले, अब वो नहीं रहा है। तो एक उनको ये मालूम करना है कि किस तरीके से इस जो नए भी एग्रीमेंट्स हों, और आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब हर जगह जहाँ एक वो डिस्ट्रॉय करते हैं पुराने सिस्टम्स को, और अपने ही पार्टी के लोगों को, पुराने राष्ट्रपतियों को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो नए एग्रीमेंट्स बनाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हमने देखा है उत्तर कोरिया के लिए कि अब दोबारा फिर वियतनाम के अंदर वो कह रहे हैं कि एक और मीटिंग होनी है,
और अपने सीनियर एडवाइजर्स को उन्होंने सोल भेज रखा है। तो एक प्रकार से मैं सोचता हूँ कि वो चाहते हैं कि कोई नया सिस्टम फिर बनाए जिसमें चीन भी, और जैसे उन्होंने कहा श्री राम जी ने कि वो चीन भी आ जाए, भारत जैसे और भी, ईरान जैसे, ईरान को बहुत खतरा है उन्हें, तो वो सब देश भी उनको किसी ना किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व किए जाएं। तो मेन एम्फेसिस रहेगा रूस और अमेरिका के बारे में, लेकिन और देशों को सबको तो ऐसी ट्रीटी बने ताकि ट्रंप साहब का ये हिस्टोरिकल लेगेसी जो रहती है वो बहुत ट्रीटी तो जब बनेगी तब बनेगी। लेकिन सवाल ये कि जो अभी सूरत हाल है, इससे ये कहा जा रहा है कि यूरोप में एक तरह का युद्ध का जैसा माहौल बन गया है। बिल्कुल सही बात है। एक तो यूरोप के अंदर बहुत एक तरीके से जो उनको ऐसा लग रहा था कि अब रूस तो किसी तरीके का बड़ी पावर नहीं रहा है, और नेटो का अगर एक्सपेंशन होता है तो उसमें यूरोप को किसी तरीके से यूनिफाइड रहना है। ऐसा नहीं हो कि नया यूरोप और पुराना यूरोप, जो एक समय आपको याद होगा डोनाल्ड रम्सफेल्ड साहब ने बात कर दी थी, तो उनको बिल्कुल नहीं भाई थी कि ये नए यूरोप को जाके वहाँ पे अपने सारे बेसिस बना देंगे और पुराने यूरोप को भी और रूस को भी दोनों तरफ खतरा रहेगा। तो अब वो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यूरोप में वो सोचते हैं कि जो एस्टेब्लिश्ड हमारे वो फाइव आइज हो या जितने भी इंटेलिजेंस शेयरिंग के या और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ में, अगर ट्रंप साहब नए रास्ते पे चलते हैं और देशों को मिलाने में, तो हो सकता है कि उनका ध्यान यूरोप से हटकर और रीजन्स में चला जाए। और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई एशिया पैसिफिक में या एशिया पे या अफ्रीका में किसी और देश पे देखा जाए, क्योंकि वरना यूरोप की जो प्रायोरिटी रही है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मार्शल प्लान के बाद से, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारे ख्याल से जो वहाँ के डीप स्टेट कहा जाए अगर अमेरिका का, उनका और यूरोप का एक तरीके से एक ही तरीके का सोचना है कि हमको जो है सारे रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अगर पुराने पैटर्न पे रखा जाएगा और रूस के साथ में ये जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर दबाव डाल के उनको सीधे रास्ते रखा जाएगा, तो बाकी देश जो हैं अभी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। थोड़ा बहुत ये इस्लामिक टेररिस्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उनको जो है हैंडल किया जा सकता है, कहीं प्रमोट कर दिया, कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स वगैरह या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वगैरह उनके पास हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर रूस और चीन मिल जाते हैं या कुछ और ताकतें ऐसी मिल जाती हैं जो कि वो समझते हैं कि एंटी स्टेटस को हो सकती हैं, और अभी नया आपने देखा होगा नया न्यू इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स उनका निकल कर आया, डैन कोट साहब ने दिया है फॉर नेक्स्ट 4 years, तो उसमें उन्होंने ये भी खतरा बता दिया है कि ईरान के तरफ से अमेरिका को खतरा हो सकता है। तो एक तरीके से नए नए बातें चल रही हैं कि जो कि अमेरिका को अपने को ध्यान से चलना है, और हमको ध्यान रखना है कि यूरोप में आपने बिल्कुल सही कहा है कि यूरोप इस समय अपने को काफ़ी घबराया हुआ असमंजस स्थिति में महसूस कर रहा है। प्रोफेसर श्रीराम जोलिया, आपने भी बात की रूस और चीन के अलायंस की, और अभी एम्बेसडर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। ये रूस और चीन का जो अलायंस अगर बनता है तो ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई अलायंस तक जा पाएगी, क्योंकि चीन बहुत हावी है। देखिए, रूस जैसे शशांक जी भी कह रहे थे, सैनिक तौर पे तो अभी भी एक महाशक्ति है, लेकिन आर्थिक लेवल पे काफी गिर चुका है। पुतिन चाहे जितना भी जीतोड़ कोशिश करे, वो तेल की कीमतों पर ही निर्भर है, और पिछले 4 सालों में वो मंदी ही रही है। सो आप देखिए, इवन जीडीपी की साइज जो कहते हैं, पूरी नेशनल इनकम, रूस लगभग भारत के बराबर है, अभी कोई 2-3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है उसकी साइज, बल्कि चीन तो अभी ऑलरेडी 12-13 हो चुकी है, और लगभग अमेरिका के करीब है, या 1 महीने से अमेरिका से आगे भी है, कैलकुलेशन अगर आप करें तो। अगर चीन और रूस वैसे इनमें आपसी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इन्होंने वैसे अपने जो बाउंड्री थी, सीमा, वो सब उन्होंने खत्म कर डाली, और दूसरा एक जो सेंट्रल एशिया कहते हैं हम, मध्य एशिया, वहां पर लेकिन कंपटीशन है, क्योंकि चीन के पास पैसा है जो रूस के पास नहीं है। रूस समझती है कि ये जो इलाके हैं, ये जो पूर्व जो सोवियत संघ के हिस्से थे, इनमें अब चीन का बोलबाला ज्यादा हो गया है और उसकी इन्फ्लुएंस कम हो रही है। साइबेरिया में जो ईस्टर्न रशिया है और जापान की तरफ आप देखें तो रूस एक तरह से जापान के साथ भी अभी बातचीत चल रही थी, पुतिन और शिंजो आबे की, किसी तरह वो दोनों अपने जो पुराने जो विवाद थे द्वीपों के ऊपर वो खत्म कर डाले, क्योंकि रूस समझती है कि अगर वो कर डाले तो चीन के मुकाबले वो थोड़ा आश्वस्त रहेगा उस इलाके में, फार ईस्ट जो कहती है, व्लादिवोस्टॉक, वो जो साइबेरिया के क्षेत्र जहां पे चीन के से लोग आते जा रहे हैं, और रूस समझता है कि एक पॉपुलेशन, एक डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है चीन का इन्फ्लुएंस के लिए। तो मैं नहीं समझता कि
एक तरह से ये लॉन्ग टर्म अलायंस हैं, लेकिन जरूर ये है कि क्योंकि दोनों एक तरीके के रेजिम्स हैं, पॉलिटिकली आप देखें पश्चिम के हिसाब से ये दोनों ही तानाशाही है। हालांकि पुतिन चुनाव करवाते हैं और शी जिनपिंग वो भी नहीं, लेकिन पश्चिम कहता है कि ये सभी एक तरह के हैं। एंड खासतौर पर जो लिबरल सेक्शन है अमेरिका में, वो कहते हैं कि रशिया चाइना ये दोनों नॉन डेमोक्रेटिक हैं एंड वैल्यूज मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए खतरा है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ तो दोनों लोग मिल सकते हैं ना? कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन है उनकी, डिप्लोमेसी के लेवल पे वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं और कुछ हद तक देखिए मिलिट्री कोऑपरेशन है। गैस खरीदती है चीन सस्ते दामों में रूस से, और पाइपलाइंस वगैरह बना रखी है, और वर्ल्ड फोरम्स जितने कहते हैं डिप्लोमेसी के क्षेत्र में आमतौर पर वो एक दूसरे का साथ देते ही हैं और हमेशा ही वेस्ट का अपोजिशन करते हैं। लेकिन चीन के लिए भी रूस एक तरह से उपयोगी है, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका से इकोनॉमिकली बहुत ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का जो निवेश है वो सब चीन में बहुत ज़्यादा है। कंपनियों का ट्रेड वॉर भी चल रहा है, ट्रेड वॉर चलो, उसके बावजूद इंटरडिपेंडेंस है। देखिए चीन नहीं चाहता पूरी तरह वो टूट जाए, क्योंकि चीन की जो आर्थिक प्रगति वो रुक सकती है। रूस जो है वो अमेरिका से उतना इंटीग्रेटेड नहीं है इकोनॉमिकली, बल्कि है ही नहीं ज्यादा कोई। लगता है कि चीन फिर रेसिस्ट करेगा रूस के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाने में? तो चीन चाहता है कि एक बाइपोलर वर्ल्ड बने जिसमें वो महाशक्ति और अमेरिका, और किसी तीसरे की स्थान नहीं चाहता वो। तो लेकिन जब रूस पुतिन INF और इन सब मामलों में अमेरिका की खिलाफत करते तो चीन को अच्छा लगता है, क्योंकि चीन खुद नहीं ओपनली अमेरिका की क्रिटिसिज्म करना चाहता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है। तो वो चलो पुतिन जो है जुझारू हैं उनको लड़ने दो, और हमारे लिए भी फायदा, कि इससे वो बाइपोलर वर्ल्ड बन जाएगी कि जितना अमेरिका कमजोर हो तो चीन ज़्यादा उसको रिप्लेस कर सकता है एशिया में, खासतौर पे एशिया पैसिफिक में। तो ये पूरा डायनामिक्स है। ठीक, शशांक साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस विवाद को जो कि काफ़ी बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, और जिससे युद्ध का भी खतरा है, कुछ लोग तो कहने लगे तीसरा विश्व युद्ध शायद शुरू हो जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या कर रही है और ख़ास करके यूरोपियन यूनियन का इसमें क्या रोल है? आपने ये अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे अभी एटॉमिक क्लॉक को उन्होंने कहा है कि 2 मिनट से जो है कैटास्ट्रॉफिक टाइप से दूर रह गया, जो कि कोल्ड वॉर के पीक पीरियड पे ये इस तरह का सिचुएशन था। तो मतलब कि हम लोग जो है काफ़ी एक डेंजरस फेज़ में पहुंच चुके हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो सब मिलकर इसमें काम करें। चाहे वो अब ऐसा है कि देखिए सुरक्षा परिषद जो है या संयुक्त राष्ट्र के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक तरीके से बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। एक तो वो हमेशा पुराने जो 1945 का एग्रीमेंट था, 5 स्थायी सदस्य थे, वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और आपस में भी उनमें झगड़े होते रहते हैं। तो इसलिए कोई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोई इसमें जो है ऐसा नया इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है जो कि पुराने ज़माने में संयुक्त राष्ट्र लेने को तैयार था। और दूसरा ये भी है कि इस समय जिस तरीके से यूरोप के अंदर ये ब्रेक्सिट के साथ साथ और उनके इकोनॉमिक पावर, बहुत माइग्रेशन जिस तरह ज़बरदस्त चला है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि इटली वालों ने जो है फ्रांस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो इटली में इंटरफियरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके की ये ठीक बात नहीं है। उनको फ्रांस को लेना चाहिए जो इटली के अंदर लोग इस तरह से मेडिटेरियन से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे कॉलोनाइजेशन इतना ज़बरदस्त किया है, सबको एक्सप्लॉइट करके सबको यूरोप के अगेंस्ट कर दिया उन्होंने। तो एक प्रकार से जो उनको इंग्लैंड के खिलाफ भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा लगता है जो रिमेनिंग यूरोप रह गया है, अगर ब्रेक्सिट हो जाता है तो उसमें भी आपस में सब चीज़ें ठीक नहीं है इस समय। भारत और चीन जो है इस समय जो आपने देखा है कि वो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। G20 में उनको सदस्यता है दोनों को, और साथ ही साथ अब मीटिंग एशिया में होगी ओसाका में 2019 में, तो उस समय देखा जाएगा कि कुछ WTO या कोई और तरह की बात वहाँ से निकल सकती है नहीं निकल सकती है। चीन अपना BRI इनिशिएटिव लेकर हर जगह पर जो है अलग अलग द्वीप समूहों को अपना फोर्टिफाई कर रहा है, और देशों के द्वीपों को जो है अपने पकड़ में लगाने में लगा हुआ है। वो हमने यूरोप में देखा है, ग्रीस में उन्होंने कर लिया है, इधर हमने देखा हम्बन टोटा पे कर लिया है, और भी कई जगहों पर उन्होंने अपने ताकतें बढ़ाई हैं, हमारे पड़ोस में भी। तो एक प्रकार से भारत को ये ज़रूरत है कि अब इस समय जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में टाई-अप्स करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी करने के लिए, तो बहुत आवश्यकता है उसमें। और एक RCEP करके जो नया प्रोग्राम चला था
जो कि एक तरीके से रीजनल कोऑपरेशन का है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पॉजिटिवली और जल्दी जल्दी उसमें एक्शन लें। इस विवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अब देखिए कौन सुनने वाला है आपकी, कौन सुनेगा? खाली ये तभी सुन सकते हैं कि अगर आप अपने आर्थिक रूप से अपने को आगे बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो है तरह से वहाँ पे चाहे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स या आपके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से कुछ लोगों को लगता है कि भाई इंडिया जो है मीनिंगफुल पार्टनर हो सकता है, तो उसकी हमें सलाह सुननी चाहिए। वरना वो जो है या तो रूस की या चीन की बात चलती है इस समय, ठीक है, या फिर इस तरह के देश जो कि या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अलकायदा हुआ, ISIS हुआ या इस तरह के, उनकी बात वो ध्यान में रहती है इन लोगों के। प्रोफेसर श्रीराम चलिया, आप इस विवाद का जो रूस और अमेरिका के बीच हुआ है मिसाइल संधि को लेकर के क्या हल देखते हैं और क्या संभावना है? देखिए, मेरा मानना है कि 87 हो या 1972 में ABM ट्रीटी थी, वो भी इन्होंने खारिज कर दी 2002 में, और वही फोर्सेस थे जैसे जॉन बोल्टन जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ट्रंप के, उन्होंने भी 2002 में जब जॉर्ज W बुश की सरकार थी तब उन्होंने भी एडवाइस दिया था कि ये बंद कर दो क्योंकि ये रूस उल्लंघन कर रहा है। तो ये जो हार्ड लाइन व्यू है रूस का, ये मेरे ख्याल से लेकिन 1991 तक वो 2700 मिसाइलें नष्ट कर चुका है, ये भी एक रियलिटी है जी। तो इन ट्रीटीज का फायदा होता था, उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मैनेज हो सकता था ये जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। अब हार्डलाइनर्स जो हैं, खासतौर पे US डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में और अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जो कि मानने को तैयार नहीं कि हम कभी भी रूस के साथ सहभागी बन सकते हैं, ये मेरे ख्याल से इसको रोकने के लिए पीस मूवमेंट, एंटी वॉर मूवमेंट, जो सोशल फोर्सेस हैं उनको आगे आना चाहिए। और आखिरकार देखिए, ट्रंप जो है मेरे ख्याल से खुद नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये जो डीप स्टेट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये उनकी चाल है। और ट्रंप जो है, उन्हें बस ये बताना होता है कि देखिए अमेरिका को कम फायदा हो रहा है, उसको ज़्यादा हो रहा है, तो इमीडिएटली वो तैयार हो जाते हैं कि चलो इसको रोकना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो डीपली इन चीज़ों में बिलीव करते कि रूस के साथ हमें भिड़ना है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जो अमेरिकी लोगों की, जो आम लोगों की जो राय है, वो इसमें सुननी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी एलिट प्रोजेक्ट तो बना ही है ये, लेकिन एक तरह से बाहर से भी जो शक्तियां हैं, अगर वो आए आगे और आवाज़ निकाले कि हमें एक और शीत युद्ध नहीं चाहिए, हमें एक और आर्म्स रेस नहीं चाहिए। अब देखिए, न्यूक्लियर, आपने कहा नया न्यूक्लियर बम बना रहा है अमेरिका, उसका जो एस्टिमेशन है वो तो ट्रिलियंस में जाएगा, बिलियंस में भी नहीं, अरबों खरबों खर्च होंगे। तो देखिए, आम लोगों की जो ज़रूरतें थी वो कैसे पूरी होंगी, जो जिसकी वजह से ट्रंप जीते हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे अगर या वापस ये मिलिट्री रेस करे एंड डेफिसिट्स एंड हैवी आर्मामेंट्स पर स्पेंडिंग। तो मैं चाहूँगा कि एक तरह से एक शांति की जो सामाजिक तौर पे जो शांति की जो भावना है, वही अल्टीमेटली। अब रूस में तो कहा भी नहीं आ सकता कि रूस तो एक तरह से वो एक कंट्रोल्ड सिस्टम है जिसमें नीचे से तो नहीं आ सकती। तो बाहर की दुनिया और खुद अमेरिका के अंदर जो सिविल सोसाइटी जो हम कहते हैं, उसको भी एक कड़ा स्टैंड ले रहा है। या एंटी वॉर हो, एंटी न्यूक्लियर हो, इन सब की पुरानी यहाँ पे परंपरा रही है पश्चिम में। तो यूरोप में भी मेरे ख्याल से इन सबको बाहर आना चाहिए और अपनी सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि खामखा एक और फिजूल खर्ची और ये सब जो आर्म सर्विसेज हैं, इनसे बच के रहो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर श्रीराम चौलिया और एम्बेसडर शशांक इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दो महाशक्तियों के बीच ये मिसाइल ट्रीटी के ख़त्म होने से जो तनाव पैदा हुआ है, दुनिया उससे बची रहे, युद्ध का ख़तरा न पैदा हो और जो लोग तीसरे विश्व युद्ध की परिकल्पना कर रहे हैं वो गलत साबित हों। इस उम्मीद के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।